नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी कोर्स ए की कविता उत्साह अटनी रैया का भावार्थ समझने जा रहे हैं। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो जीवन था वह दुखों व संघर्षों से भरा हुआ था। इनकी रचनाओं में हमें क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती हैं। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो उनका नाम है अनामिका, परिमल, गीतिका आदि। तो चलिए अब हम सबसे पहले इनके द्वारा रचित कविता उत्साह का भावार्थ समझते हैं। उत्साह कविता जो है वो एक आह्वान गीत है जो कवि ने बादलों को संबोधित किया है। यह जो कविता है वो आज़ादी से पहले लिखी गई है। गुलाम भारत के लोग जब निराशा में डूब चुके थे, तब उन लोगों में उत्साह जगाने के लिए इस कविता में कवि एक ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहा है जो अपनी कविता से लोगों को जागृत कर सके, उनमें उत्साह भर सके, ताकि उनके अंदर जो आत्मविश्वास वो खो चुके हैं, जो गुलाम रह के उनको लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, वो पुनः आत्मविश्वास उनके मन में जगाना चाहता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है ना, भीषण गर्मी होती है, उसके बाद में जब हम आकाश में बादलों को देखते हैं तो हमारे मन में एक नई आशा, एक नई उत्साह का संचार हो जाता है और बादलों के बरसने से धरती में नया अंकुर फूटने लगता है और आसमान में बादलों को देखकर जो लोग गर्मी से बेहाल हो रहे होते हैं उनका मन भी क्या हो जाता है, उनका तन और मन भी आनंद से भर जाता है। वैसे भी अगर हम देखें तो आज तक दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं या परिवर्तन हुए हैं, उनके लिए साहित्य और साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कलम में तलवार से भी ज़्यादा शक्ति होती है। तो चलिए अब हम इस कविता का काव्यांश एक समझते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में जो काले बादल दिखाई देते हैं, जो काले बादल गरजते हैं और जो बिजली चमकती है। आपने देखा होगा जब भी बारिश होने वाली होती है आकाश में बिजली चमकती है। कवि ने उन्हीं काले बादलों को और आकाश में जो बिजली चमक रही है उसका अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल जो हैं वो धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर जो साहस सो चुका है, जो हमारे अंदर वीरता की भावना छिपी हुई है, उस वीरता की भावना को जगाना चाहते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं, बादलों से कह रहे हैं कवि की, हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। यहाँ पर कवि ने बादलों का बड़े ही सुंदर तरीके से मानवीकरण किया है और उसकी तुलना एक ऐसे बच्चे से की है जो गोल मटोल होता है और जिसके सिर पर घुंघराले काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। तो चलिए अब हम इस कविता का काव्यांश 2 करते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब इन पंक्तियों में जो कवि है उन्होंने तपती गर्मी से
जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारी हालत कैसी हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हो जाते हैं, बेहाल हो जाते हैं। तो ऐसे ही लोगों के बारे में कवि यहाँ पे लिखता है कि जो सभी लोग हैं वो गर्मी से बेहाल हैं और उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा। ऐसे में कई दिशाओं से जो बादल हैं वो घिर आए हैं। कवि यहाँ बादलों से कहता है कि इस तपती हुई धरती को अपने जल से शीतल शांत कर दो। ये थी हमारी कविता उत्साह। अब आगे जो कविता का है वो है अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फागुन मास में जो प्रकृति है उसकी जो सुंदरता है उसके बारे में कवि ने वर्णन किया है। कवि कहता है कि फागुन महीने में जो सुंदरता होती है प्रकृति की वो इतनी अधिक होती है कि उस पर से नजर हटाने का मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे लाल पत्ते दिखाई देते हैं और उनके बीच में रंग बिरंगे जो फूल होते हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। फागुन के महीने में जो बदलाव होते हैं प्रकृति में वो सभी प्राणियों के मन में खुशी की भावना जागृत करते हैं। तो चलिए अब हम इस कविता का काव्यांश एक करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। इस कविता में अब कवि ने वसंत ऋतु की सुंदरता का बखान किया है। वसंत ऋतु का आगमन जो है वो हिंदी के फागुन महीने से होता है। ऐसे में कवि कहता है कि जो फागुन की आभा यानी कि जो उसकी सुंदरता है फागुन महीने की वह कहीं समा नहीं रही है यानी कि बहुत अधिक है। तो चलिए अब हम इस कविता का काव्यांश तो करते हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब कवि क्या कहता है कि वसंत ऋतु जो है जब सांस लेती है तो ऐसा लगता है मानो उसकी खुशबू से हर घर जो है वो भर उठा है। यानी कि सभी के घरों में जो है वो, क्योंकि आपको पता है जब वसंत आती है फूल खिलते हैं, नए नए पत्ते जो है वो जो डालियां होती है पत्तों से लद जाती है। तो ऐसे में जो उनकी खुशबू होती है वो हर घर में फैल जाती है। ऐसा लगता है कि बसंत जो है वो आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा है। कवि उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना चाहता है लेकिन उसकी आंखें हट नहीं रही हैं। चलिए अब हम इस कविता का करते हैं काव्यांश 3। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पेड़ों पर जो है नए नए पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों के हैं और कहीं कहीं पर जो पेड़ हैं उनके गलों में जो फूल होते हैं वो ऐसा लगता है कि फूलों की माला ही उनके गले में है। और इस तरीके से हर तरफ जो है सुंदरता बिखरी पड़ी है और वो इतनी अधिक है सुंदरता कि वो धरती पर समा नहीं रही है। तो चलिए अब हम इस कविता के कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। धराधर यानी कि बादल, उन्मन यानी अनमनापन, निधाग गर्मी, सकल सब, आभा चमक, ब्रज कठोर, अनंत जिसका अंत ना हो, शीतल ठंडा, छवि सौंदर्य, उर हृदय मन, विकल बेचैन, अट मतलब समाना, पाट पाट जगह जगह, शोभा श्री
सौंदर्य से भरपूर पट समा नहीं रही। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।